हाँ, तो हमने सेक्शन 6 तक कर लिया था और सेक्शन 6 के साथ साथ हमने सेक्शन 43 भी कर लिया था, ठीक है। तो अब सेक्शन 6A में है कि भैया आप कोई ऐसी जो चांस है जो हेयर अपेरेंट का है या स्पेक सक्सेस जो जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। वो 43 बोलता है कि बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक तरीके से एस्टोपल बन जाएगा, अगर जिस आदमी ने वो ऐसे रिप्रेजेंट करके किया है कि भाई यहाँ पे ये चीज मेरी ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक केस भी है, वो मैं करवा ही देता हूँ। तो ये जुमा मस्जिद वर्षित के देविया का केस है। इसमें यही था, बस कोर्ट ने यही बताया था कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स ये आए थे कि ये जो सेक्शन 6A है और सेक्शन 43 है, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 6A जो है वो बात करता है कि भाई कोई चांस है, ठीक है, जो अभी तक आपका राइट हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ 43 में जो है आप ये बोल रहे हो कि वो राइट मेरा हो चुका है, ठीक है। तो ये नॉलेज है भैया, इसमें जो टेस्ट है कि अब ट्रांसफरी को क्या नॉलेज है। अब अगर ट्रांसफरी को ये पता था कि वो जो जो राइट वो ट्रांसफर कर रहा है वो अभी उसका हुआ नहीं है, तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि वो 6A में फॉल करेगा। और अगर ट्रांसफरी को ये पता है कि भैया ये राइट उसका ही है जबकि एक्चुअल में उसका नहीं था, तो फिर 43 फॉल करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो है ना अलग अलग एरियाज में फॉल करते हैं, इसीलिए ये दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोर्ट ने इसमें बोल दिया था, ठीक है। अब फिर वो ये है कि क्योंकि बेसिकली नियम यही रहता है कि जो लॉ है वो प्रेफर करता है कि एक्यूमुलेशन ना हो। तो इसके ऊपर ये डॉक्ट्रिन भी है, ये मैंने तुमको शायद शुरू में बता ही दी है वैसे इसके बारे में, तो कि लॉ प्रेफर करता है कि एक्यूमुलेशन ना हो। तो इसके लिए डॉक्ट्रिन है एलिनेशियो री प्रेफेटुर जूरी एक्रेसेंडी, ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन 7। अब उसमें आता है, देखो ये चीज ध्यान रखना, टीपीए में ना सिर्फ ये दिया हुआ है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, ट्रांसफरी के लिए कोई नहीं कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का होना ऐसा जरूरी है, ठीक है। तो टीपी में सिर्फ ट्रांसफर करने वाले के ऊपर तो कंडीशन है, ट्रांसफरी के ऊपर ऐसे एज सच कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, सबसे पहली कंडीशन है, हम ऐसे पहले सेक्शन से ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला तो हो गया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, कि भैया प्रॉपर्टी भी उसके पास कुछ होनी चाहिए जब भी तो वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, तो जैसे कि भैया किसी और की प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो जब आप उसको लिए ऑथराइज्ड हो, ठीक है। फिर है इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, अब वो कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकता है, आइदर होली और इन पार्ट, ठीक है, या तो पूरी कर दे कि भैया हमारे घर में पूरा 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 अपने घर ही बेच दिया है, या मान के चलो दो दुकानें हैं एक जगह बनी हुई हैं एक प्लॉट में, तो एक दुकान बेच दी एक नहीं बेची, तो ऐसे ये हो गया होली और इन पार्ट, ठीक है। एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, कि भैया कुछ कंडीशंस भी लगा के बेच सकते हैं, एब्सोल्युटली भी बेच सकते हैं, ठीक है। इन द सर्कमस्टेंसेस to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। अब देखो ये है चीज इसमें कि अब कौन से circumstances हैं, to the extent and in the manner allowed and prescribed by law for the time being in force, कि आप कंडीशनली बेच तो सकते हो या एब्सोल्युटली कोई प्रॉपर्टी जो है, बट वो कंडीशंस जो रहेंगी ना वो किसी लॉ में अगर है कि भैया ये वाली चीज आप नहीं कंडीशनली बेच सकते हो, ये कंडीशंस आप लगा सकते हो, ये नहीं लगा सकते, तो वो टीपी में दी हुई है नीचे, ठीक है। या किसी और लॉ में भी अगर दी हुई है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि फैमिली लॉ में मिताक्षराध्याय भागा उन सब में भी ये कंडीशंस कुछ दी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस तो रहेंगी ही फिर, आप ये नहीं है कि भैया वो हम नहीं मानेंगे फिर क्योंकि टीपीए में तो लिखा है हम एब्सोल्युटली बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, वो आप अगर कुछ कंडीशंस हैं कि भैया आपको सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या जैसे राइट टू प्रीएम्पशन रहता है, प्रीएम्पशन का बेसिकली मतलब यही रहता है कि भैया आपको लोगों से कुछ लोगों से पहले पूछना पड़ता है, ठीक है, कि फैमिली के लोग हैं मान लो, कि भैया इनसे पूछना पड़ेगा पहले, तो वो वाली चीजें हैं। तो वो जो है वो टाइम बीइंग इन फोर्स में जो भी लॉ है या जो भी रूल्स वगैरह बने हुए हैं या जो भी मैनर है, अब मैनर में देखो रजिस्ट्रेशन की बात हो जाती है कि भैया आप कैसे ट्रांसफर करोगे। अब वो बोल रहा है, कोई ये बोलने लगे कि भाई हमारे पास तो सेक्शन 7 में पावर है कि हमारी हमारी प्रॉपर्टी हमने बेच दी, हमने बस डायरेक्ट पैसा ले लिया, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया,
तो वो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें ही दिया हुआ है, टीपीएम में भी, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो वो फिर उन लॉ से गवर्न होगी चीजें, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशंस देख लो। सबसे पहले तो हो गया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर है टाइटल विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, या तो आपके पास टाइटल हो या फिर आप ऑथराइज्ड हो उस ट्रांसफर को करने के लिए। तो जैसे वो हम उस दिन बात कर रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी में बेसिकली यही होता है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हूं नहीं वहां पे, तो मैंने किसी और को बोल दिया है कि भैया अब ये बंदा जो है मेरी प्रॉपर्टी से डील करेगा, तो हमने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो हमने उसको ऑथराइज कर दिया ट्रांसफर के लिए। या एजेंट्स भी करते हैं ऐसा काम हमारी तरफ से कि भैया ये हमारा एजेंट है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में बेसिकली हम उसको एजेंट ही बनाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, कि भैया वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, यानी कि जो अभी हमने सेक्शन 6 की कंडीशन पढ़ी कि ये चीजें नहीं ट्रांसफर हो सकती, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अब फिर है कि आप उसको कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, होली या इन पार्ट, और फिर एब्सोल्युटली या कंडीशंस में, जो कंडीशंस अलाउड है, ठीक है। फिर उसके ऊपर है कि देयर आर नो सच कंडीशन फॉर ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो माइनर को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बस ये है कि उसके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो माइनर के केस में आप गिफ्ट कर सकते हो माइनर को, क्योंकि उसमें उसका कोई ओब्लिगेशन नहीं है। सेल आप कर सकते हो, बट वो सिर्फ तभी कर सकते हो जब वो साथ के साथ ही फुल्ली पेमेंट हो जाए। फ्यूचर में उसके ऊपर आप कोई ओब्लिगेशन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कि आप बाद में दे देना, वो नहीं कर सकते, ठीक है। लीज जो है कंडीशनल, आप मंथली रेंट वाली ये नहीं बना सकते आप माइनर के साथ, ठीक है। तो ये है माइनर से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है, ठीक है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ये है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस और नेसेसरीली इम्प्लाइड, ठीक है। कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने लिख दिया या फिर कोई इम्प्लाइड कंडीशन है या फिर इंटेंशन है आप पार्टीज का, उसके अलावा ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फोर्थ विद टू द ट्रांसफरी all the incident interests which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof। कि मतलब जो भी मेरे पास राइट्स हैं वो मैं सारे ट्रांसफर कर दूंगा। फिर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो फिर उसके साथ साथ में जितने भी मेरे उसके सारे राइट्स हैं मेरे पास अभी कि मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो मैं सारे ट्रांसफर कर दूंगा अगर मैंने नहीं लिखा है साफ साफ, ठीक है। तो ये इसका मतलब फिर ये नहीं है कि भैया ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते। जैसे देखो एक कंडीशनल ट्रांसफर है, मान के चलो कि आपने किसी को कोई घर दिया है, तो उसमें ये बोला कि भैया ये घर में ना एक पेड़ है आंगन में, तो आप ये पेड़ नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो आपने उसको बोल दिया, ठीक है। तो बट ये आपने अगर कहीं ऐसे एक्सप्रेसली नहीं ये है, या तो क्योंकि देखो सेल मान के चलो सेल करा था, तो आपने उसमें नहीं लिखा, ठीक है, या आपके पास कोई उसका विटनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा फिर, वो जनरली यही माना जाएगा कि भैया आपने उसको पूरा बेच दिया था, वो उसकी मर्जी है कि वो उस पेड़ को काटे, उस पेड़ को रखे, ठीक है। बट अगर आपने लिख दिया है कि भैया ये पेड़ नहीं कटना चाहिए, इसके कंडीशन पे हमने बेचा है, तो वो वाली चीज जो है वो फिर अलाउड हो जाती है। तो देखो अब इसमें है कि भैया सारी ईज, जैसे अब ये कहने लगे कोई कि भैया मैंने तो सिर्फ घर बेचा था, घर में आने का रास्ता नहीं दिया था, मैंने बेचा नहीं था, वो तो अलग से खरीदना पड़ेगा आपको। या कि मान के चलो लिफ्ट है कहीं अगर, तो तुम ये बोलने लगो कि भैया घर बेचा था, लिफ्ट का नहीं बेचा था हमने, है ना। तो वो वाली चीजें ऐसे नहीं होता। तो उसमें ये है जैसे कि अब क्या इस इंसिडेंट्स, लीगल इंसिडेंट्स जितने भी हैं उसमें, या फिर जो भी इंटरेस्ट थे सब कुछ चला जाएगा। तो अब इंसिडेंट्स के इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, अगर कोई लैंड है, द इजमेंट्स अनेक्स्ड देयर टू, कि भैया अभी जैसे कोई खेत है, अब कोई खेत में पानी का कोई ऐसे रास्ता है जिसमें पानी आता है जिससे उस खेत में, तो तुम ये बोलने लगो भाई ये पानी वाला रास्ता नहीं बेचा था हमने, बस खेत बेचा है तुमको, तो भैया वो ईजमेंट है उसका, वो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा उसका, तो वो तो चाहिए ही, तो वो तो बिका ही है अगर आपने एक्सप्रेसली नहीं लिखा है। द रेंट्स एंड द प्रॉफिट्स देयर ऑफ अक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर, कि भैया अगर आपने मान के चलो कोई घर बेच दिया, ठीक है, और उसमें आपने वो पहले से रेंट पे दिया हुआ है घर, अब अब उसके बाद ये थोड़ी है कि जो रेंट आएगा वो रेंट भी फिर जिसके पास प्रॉपर्टी चली गई उसका ही होएगा ना। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि भैया रेंट तो मेरे पास ही आएगा,
ठीक है, अनलेस आपने वो एक्सप्रेसली लिखा नहीं है। अगर आपने लिख दिया कि भैया ये बंदा जो रह रहा है यहाँ पे, ये अभी जो है ना, ये सिर्फ यहाँ 1 साल तक जितना भी किराया देगा वो सारा मेरे पास आएगा। या फिर एक इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान के चलो आप एक कंडीशन ऐसी भी लगा दो कि भैया ये देखो अभी हम घर आपको बेच रहे हैं, बट इसमें जो किराएदार रह रहे हैं ना, इनका मान के चलो तुम ही जैसे अभी फाइनल ईयर में कुछ है जो लोग, मान के चलो उनका वो फ्लैट में रह रहे हैं, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फिर भाई वो उसके किराए जिसका वो घर है, ओनर जो है वो उसको वो बेचना है, तो वो ये ओनर सामने वाले को ये बोल देता है कि भैया ये देखो इनके एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, इनके एग्जाम तक आप इनको निकालोगे नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अगर कंडीशन एक्सप्रेसली है या फिर नेसेसरली इम्प्लाइड है, जब तक नहीं है तब तक वो निकाल सकता है भैया, क्योंकि वो अब घर उसका हो गया। ठीक है, तो वो ऐसा सीन रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ अक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर एंड ऑल थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अब वहां पे कुछ भी अटैच्ड जो है, मान के चलो पेड़ है, अगर मान के चलो कि घर में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, तो तुम ये बोलने लगो कि भैया ये हमने घर बेचा था, आम का पेड़ नहीं बेचा, आम का पेड़ हमारा ही है अभी भी, और आम के पेड़ पे जो आम आएंगे वो हम ले जाया करेंगे हर बार आके। तो ऐसा नहीं होता है भैया, वो वहां पे घर में अटैच्ड है तो वो घर के साथ साथ वो बिक गया है। ठीक है, फिर है कि एंड वेयर द प्रॉपर्टीज मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ। अब कोई मशीनरी आप बेच रहे हो, ठीक है, जो अटैच्ड टू अर्थ है, ये मान के चलो बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, अब उसमें कुछ मूवेबल पार्ट्स भी होते हैं, तो वो भी उसके साथ ही बिकेंगे। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया सिर्फ जो अटैच्ड वाली थी वही बेची है ना, हमने ये मूवेबल पार्ट वाले नहीं बेचे, ये मूवेबल पार्ट तो हम लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वेयर द प्रॉपर्टी इज हाउस, अगर हाउस है तो the easements annexed thereto the rent thereof accruing after the transfer, ये मैंने बता दिया कि भैया रेंट अगर उसका आता है तो वो रेंट भी उसका ही हो जाएगा। एंड द locks keys bars doors windows and all other things provided for permanent use therewith, कि भैया कोई ऐसी चीजें हैं, अब जैसे वही जो मैं तुमको शुरू में बता रहा था कि भैया ऐसा नहीं होता ना कि हम ये बोलने लगे कि भैया ये दरवाजा तो हम निकाल के ले जा रहे हैं, आप अपना लगवा लेना भैया, हमने तो घर बेचा है। ठीक है, तो वो डोर्स हो गया, लॉक्स हो गए, ये सब जो है विंडोज, तो जो परमानेंट यूज के लिए वो चाहिए बेसिक चीजें वो तो रहेंगी, वो उसके साथ चली जाएंगी। ठीक है, फिर है एंड अब इसमें देखो परमानेंट वाले में ये आएंगे, बट इसमें देखो वो नहीं आएगा कि अब कोई ये बोलने लगे कि भैया फर्नीचर भी आएगा, सोफा पड़ा हुआ था सोफा भी हम ही रखेंगे अब, तो वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, या फिर कोई कहने लगे कि भैया ये जो पेंटिंग्स लगी हुई थी ये भी रहेंगी यहीं पे ही, तो वो अनलेस एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अगर कुछ है तो बात अलग है, अदरवाइज वो पेंटिंग्स तो वो बंदा जिसकी थी वो लेके जाएगा। ठीक है, तो वेयर द प्रॉपर्टी से डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, अगर आपने कोई डेट या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करा है, द सिक्योरिटीज देयर फोर एक्सेप्ट व्हेन दे आर आल्सो फ्रॉम अदर डेट्स और क्लेम नोट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। कि अभी है कि आपने अगर कोई डेट या एक्शनेबल क्लेम जो करा है, तो उसमें जो सिक्योरिटीज वगैरह जो भी है वो भी उसके साथ साथ जाएंगी, बट नॉट अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बिफोर द ट्रांसफर, बट वो नहीं जाएगा जो पहले अक्रू हो चुका है ना, कि मान के चलो आपने किसी को डेट दे रखा है और उसमें क्या है कि भैया पहले ही, अब मान के चलो आज ट्रांसफर करा, तो अब 14 तारीख है आज, तो आज 14 अप्रैल से पहले जितना डेट आपका अक्रू हो चुका है वो तो आपको ही मिलेगा। अब 14 के बाद उस पर जितना बनेगा वो बंदा सामने वाले बंदे को मिल जाएगा। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलेगा। फिर उसके बाद है वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इनकम और इंटरेस्ट देयर ऑफ अक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। तो अब जैसे मान के चलो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इनकम आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि भैया वो जो इनकम है या जैसे भी आ रही हो चाहे वो, तो वो जो ट्रांसफर के बाद अक्रू होएगी, वो जो इनकम है वो भी उसी के पास जाएगी। अब मान के चलो इसमें एग्जांपल रेंट वाला भी आ सकता है वैसे तो, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो रेंट से आपको इनकम आ रही है तो वो वाली चीज भी है। ठीक है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें ना हर मंथली कुछ है आपका या डेली का कुछ है, ठीक है, तो फिर उस प्रॉपर्टी में मान के चलो डेली कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई लोग यूज करते हैं उसमें, और फिर उसके बाद वो डेली जितना उसके हिसाब से ऐसा है कुछ ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि भैया जितना आपको बचेगा उसका कुछ 10% हमें दे जाना आप, ठीक है, ओनर को देते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है अब कि मान के चलो 14 तारीख तक जितना आया वो तो आपका है क्योंकि ट्रांसफर आज हुआ है, बट कल से जितना आएगा वो जो है वो सामने वाले बंदे को मिलेगा। फिर अब वो डेली जो 10% आ रहा था वो फिर वो तुम्हें नहीं देगा, वो सामने वाले बंदे को ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा इतना है नहीं कि भैया सभी कुछ है। अब ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर मैंने तुमको बता
समझे, सिंपल। लैंड के साथ ईजमेंट जाएगा, मशीन के साथ टूल जाएंगे, मनी के साथ फ्यूचर इंटरेस्ट जाएगा, तो वो सब है। ठीक है, तो ये है कि भैया वही है कि डोमिनेंट के साथ सबसर्विएंट हेरिटेज जो है वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बस इसे इस तरह ही याद रखना कि भैया कोई बड़ी चीज बेची है तो उसके साथ छोटी तो जाएगी। अब ये है देखो, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी ये लिखा हुआ है कि ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, अनलेस कहीं पे रिटर्न एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर कभी भी एमसीक्यू, ये बहुत बार पूछते हैं एमसीक्यू में कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसी प्रॉपर्टी पे लगता है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कहीं ऐसा नहीं दिया है कि भैया ये जो चीजें हैं ये मूवेबल पे लगेंगी या मूवेबल पे लगेंगी, ये दोनों पे लगेगा। ये जो रूल्स है ना, प्रॉपर्टी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, ये सब है, ये प्रॉपर्टी दोनों पे लग रही है। ठीक है, तो देखो जैसे ये वाला रूल है, वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू अर्थ, तो अब ये अगर सिर्फ प्रॉपर्टी कोई बड़ी है मशीनरी, तो उसमें मूवेबल पार्ट्स उसमें भी जाएंगे, तो आप उसमें भी नहीं बोल सकते कि भैया ये सिर्फ उसके लिए ही था। ठीक है, तो आपको देने ही पड़ेंगे पार्ट्स तो उसके, तो वो है। ठीक है, ओरल ट्रांसफर कर सकते हो आप प्रॉपर्टी का, चाहे वो फिर इमूवेबल है या मूवेबल है, बट वो है कि जहाँ पे लिखा हुआ है वो फिर हम अलग देखेंगे। जो मैंने तुमको बताया था स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफर, जैसे सेल लीज, उनके रूल्स हैं, उनके लॉ में लिखा हुआ है या रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है, वो है। ठीक है, फिर आता है देखो कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अब देखो हमने ये पढ़ दिया कि भैया आप जनरली तो यह है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो जो ट्रांसफर होती है। ठीक है, बट कुछ कंडीशंस हैं कि आप ये कंडीशंस जो है ये आप नहीं लगा सकते। देखो, वेयर इज वेयर a property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any other person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। देखो ये इतना पहले पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भैया कोई भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी है और आपने उसमें कंडीशन क्या लगा दी है कि ट्रांसफरी जो है ना, उस वो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करा है आपने। ठीक है, ये देखो लिमिटेशन, एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी, या तो ट्रांसफरी या उसके अंडर में कोई भी क्लेम कर रहे हैं कि भैया ट्रांसफरी के बाद उसके बच्चे या ऐसा कोई भी। ठीक है, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कि वो जो है ना वो उसको बेच नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशंस जो है वो वॉइड होएगी। ठीक है, except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor or who is claiming under him। बट ये ऐसा है कि भैया ये लीज के केस में नहीं लगता। तो देखो जैसे भाई लीज देते हैं हम, ठीक है, तो लीज में भी ट्रांसफर तो हुआ है, बट वहां पे एक कंडीशन होती है ना कि भैया आप जो है आप इसको किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन होता है जो लेसर होता है, लेसर ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर देगा कि भैया लेसी आपको मैं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, बट आप इसको सबलेट नहीं कर सकते, ना आप इसको बेचोगे ना कुछ नहीं कर सकते आप इसे ऐसा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये उसका एक एक्सेप्शन आ जाता है। प्रोवाइडेड property may be transferred to or for the benefit of women not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein। ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये मैं तुमको बताता हूँ कैसे होता है। तो देखो पहले इसका ऊपर वाला पढ़ते हैं। जैसे देखो, अब देखो पहले ये समझ लो कि रेस्ट्रेंट्स जो होते हैं ना, एब्सोल्यूट होते हैं और पार्शियल होते हैं। दो तरीके के रेस्ट्रेंट आप लगा सकते हो किसी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो देखो हमने ऊपर पढ़ा है कि भैया आप कंडीशनली किसी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो कुछ कंडीशंस पे। ठीक है, तो आप ये बोल दो कि भैया ये पेड़ है ये आप नहीं काटोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है एक, तो ये आपने बट पार्शियली आपने उसको रेस्ट्रेन कर दिया है किसी चीज के लिए। तो पार्शियल रेस्ट्रेंट्स जो होते हैं ना, वो वो जो होता है वो अलाउड होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट जो होता है वो वॉइड होता है। ठीक है, बट देखो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ट्रांसफर वैलिड होएगा, वो कंडीशन वॉइड होएगी। ठीक है, तो देखो ये पढ़ो यहाँ पे ध्यान से कि व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आपने कोई कंडीशन लगा दी जो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही है उसे, तो इसमें क्या होगा, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। तो ट्रांसफर इन्होंने नहीं लिखा कि ट्रांसफर इज वॉइड,
सिर्फ कंडीशन वॉइड है कि आपने ऐसा बोल दिया कि भैया ये घर है, आपने बेच दिया, ठीक है, ये मेरा घर है मैंने बेच दिया। मान के चलो ए ने बी को बेच दिया कि भैया ये पूरा पैसा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। बट ए ने क्या बोल दिया कि बट भैया आप किसी को बेच नहीं सकते ये घर, ठीक है, आप बस मेरे को ही बेचोगे, ठीक है। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर दिया आपने उसको। तो फिर उसमें ये जो कंडीशन है ये वैलिड नहीं है, बाकी ट्रांसफर वैलिड है, ठीक है। तो वो अब बेच सकता है, उसके ऊपर ये ऐसा माना जाएगा कि वो यही समझ के चलेगा कि है ही नहीं कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाएगी, सिर्फ कंडीशन वॉइड है, ये ध्यान रखना। जैसे देखो ये रहा कि ए ने बी के साथ ये रोशर वर्सेस रोशर में था। अब देखो बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कई बार ये हो जाता है कि भाई कौन सी कंडीशन को हम ये मानेंगे कि ये एब्सोल्यूट है, कौन सी कंडीशन को हम ये मानेंगे कि ये पार्शियल है, क्योंकि पार्शियल तो अलाउड होती है। तो उसके लिए ना बहुत सारे केस लॉज है कि कौन सी कंडीशंस जो है एब्सोल्यूट होगी। क्योंकि देखो अब जैसे रोशर वर्सेस रोशर था, इसमें क्या हुआ, ए ने बी को बेचा, उसने कंडीशन दो लगाई कि भैया आप बी को ही सेल करोगे, पहली चीज तो ये है, और दूसरा आप 1500 में ही सेल करोगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो ये तो एब्सोल्युटली होगी कि भैया सी को ही बेचना है, 1500 रुपये में बेचना है। तो ये अब उसके पास तो कुछ डिस्क्रिशन ही नहीं है, तो भैया ये एब्सोल्यूट है, तो इसलिए वॉइड कंडीशन है, वो किसी को भी बेच सकता है, कितने में भी बेच सकता है, ठीक है। अब देखो अब ये मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी का केस है। इसमें क्या हुआ, उसने ये बोल दी, कंडीशन ये लगा दी कि भैया आप जो है ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही बेच सकते हो, स्ट्रेंजर्स को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वो लगा कि भैया ये जो कंडीशन है ना ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन नहीं है, ये पार्शियल रेस्ट्रेन है, क्योंकि फैमिली भी तो बहुत बड़ी होती है, तो फैमिली मेंबर में तो आप किसी को भी बेच सकते हो। तो ये कंडीशन जो है ये वैलिड है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये आपको माननी पड़ेगी। अब फिर ऐसे ही सेम जो राष्ट्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हुआ कि भैया उसमें इन्होंने बोला कि भैया आप सिर्फ पारसी कम्युनिटी को बेचोगे, पारसी कम्युनिटी के अलावा ये किसी को नहीं बेचोगे। तो ये भी पार्शियल रेस्ट्रेन हुआ, क्योंकि पारसी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, तो आप उसी में ही किसी को बेच सकते हो, उसके अलावा किसी को नहीं बेचोगे, तो ये रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें एक्सेप्शन मैंने तुमको पहले बता दिया कि भैया एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट विच इज इन फेवर ऑफ लेसर, ठीक है, कि आप सबलेट नहीं कर सकते हो, तो ये कंडीशन जो है एब्सोल्यूट लगा सकते हो आप। फिर उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है वो मैरिड फीमेल के लिए है। अब ये फीमेल हिंदू भी नहीं होती, मुस्लिम और बुद्धिस्ट इनके अलावा कोई फीमेल अगर है तो, ठीक है, मान लो चलो पारसी फीमेल है, वो मैरिड है। अब उसमें क्या है कंडीशन कि वो फीमेल जो है ना, एक मिनट देखो इसमें लिखा हुआ है, नोट बी कहाँ से शुरू होता है, ये रहा, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमेन, ठीक है, ये वुमेन है, नोट बीइंग ए हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट, सो दैट शी शैल नॉट हैव द पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर इन ड्यूरिंग हर मैरिज, कि वो जब तक उसकी मैरिज है तब तक वो उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकती है या चार्ज नहीं कर सकती है अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट को किसी और के लिए, ठीक है। तो मान के चलो ये फीमेल है, ये फादर है, इसने अपनी डॉटर को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ठीक है, और ये डॉटर का हस्बैंड है। तो ये कंडीशन लगा दी कि भैया जो डॉटर के ऊपर कि ये जो ट्रांसफर है ना, जब तक तुम मैरिड हो, जब तक तुम्हारी मैरिज जो है सबसिस्टिंग है, ठीक है, जब तक आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते कहीं। वैसे तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन हो गया एक तरीके से, है ना, क्योंकि भैया आप मैरिज तो ऐसे तो एक एंड तक ही मानी जाती है, बट ये है कि जब तक मैरिज रहेगी तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये वाला भी एक एक्सेप्शन अलाउड है। ये इसलिए अलाउड है, मान के चलो वैसे अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें कि भैया इसमें ये माना गया है कि वुमेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का खुद वो नहीं कर सकती है, उसको अपने सही गलत का पता नहीं है, ये इसी प्रिंसिपल पे है बेसिकली तो, बट ये है, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन इस चीज के हैं कि आप एब्सोल्यूट जो है ना ट्रांसफर वो कंडीशन लगा सकते हो ये वाली, ठीक है। फिर देखो अब इसी में ये एक 31 सेक्शन आ जाता है कि जो मतलब इसके बाद में 12 सेक्शन आएगा, बट 12 से पहले ना 11 बाद में पढ़ेंगे, पहले 12 पढ़ते हैं। तो देखो कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल और सोलवेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन, ठीक है। अब ये है कि कई बार आप कुछ कंडीशंस लगाते हो, तो उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा इस वाले, क्योंकि ये जो 31 है ना ये सब्जेक्ट टू है सेक्शन 12 के, ठीक है। तो पहले 31 देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 31
पहले वैसे एक बार ये बता दो, किसी को उस वाले में कोई डाउट तो नहीं है जो अब तक मतलब हमने देखा? ठीक है, चलो तो फिर अब 31 पे चलते हैं। अब देखो 31 में क्या लिखा हुआ है, कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन। ठीक है, तो इसमें ये सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन मे बी क्रिएटेड विद द कंडीशन सुपर एडिड। ठीक है, कि आपने कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट बनाया, ठीक है, ये ऐड करके कंडीशन दैट इट शैल सीज टू एग्जिस्ट इन केस ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन। ठीक है, कि कोई स्पेसिफाइड जो आपने बोल दिया कि भैया ये अनसर्टेन इवेंट अगर हो गया, या फिर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जैसे ही है। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें क्या हुआ कि ए ट्रांसफर ए फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ। ठीक है, ए ने बी को ट्रांसफर करा कि लाइफ के लिए, विद प्रोवाइजो दैट इन केस बी कट्स डाउन ए सर्टेन वुड द ट्रांसफर शैल cease टू हैव एन इफेक्ट। बी कट्स डाउन द वुड, ही लॉसेस हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फार्म। ठीक है, सिंपल, कि भैया जैसे मैंने तुमको बताया कि आपने बेचा घर, उसमें आपने बोला कि भैया ये जो पेड़ है आप नहीं काटोगे, अगर आपने ये पेड़ काटा तो ये जो आपका जो लाइफ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, ये सीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं तो काटूंगा, मैंने काट दिया, तो वापस प्रॉपर्टी वापस जानी पड़ेगी, अब सीज हो गया वो ट्रांसफर। अब ये है कि ए ट्रांसफर ए फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज। कि भैया आपको 3 साल के अंदर अंदर नहीं जाना है, मतलब आपको, अगर आप 3 साल के अंदर नहीं गए तो सीज हो जाएगा, मतलब 3 साल के अंदर जाना ही है आपको इंग्लैंड। ठीक है, अब वो भी गया नहीं है 3 साल के अंदर में, तो उसका फार्म में इंटरेस्ट जो है सीज हो गया। ठीक है, तो ये शैल एपन और शैल नॉट एपन दोनों के एग्जांपल इन्होंने दे दिए, बट ये सब्जेक्ट टू है सेक्शन 12 के। ठीक है, अब सेक्शन 12 देख लेते हैं कि भैया क्या है। ठीक है, अब जैसे देखो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। अब आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है कि जो ये बोल रही है कि भैया अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, या आपने इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को एलिनेट यानी कि बेचने की, ऐसा कुछ एलिनेट करने की ट्राई करी, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। डिटरमाइनेबल का मतलब है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एन इंटरेस्ट देयर इन। ठीक है, रिजर्व्ड और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, आपने कुछ बनाया हुआ है, रिजर्व करा हुआ है, या गिव करा है आपने कुछ, किसी बेनिफिट के लिए आपने कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करा था। ठीक है, टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट और endeavoring to transfer or dispose of the same such condition or limitation is void। ठीक है, कि भैया आपने ये बोल दिया कि भैया जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो ये ट्रांसफर जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, या फिर आपने बोल दिया कि डिस्पोज ऑफ करोगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन जो है वो वॉइड होती है। तो देखो हमने क्या पढ़ा अभी 42 में, ये जो अभी हमने पढ़ा 42 कह रहा हूँ यार, क्या नंबर है सेक्शन का, 31। ठीक है, क्योंकि वहां हमने बोला हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि भैया स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन और शैल नॉट हैपन। अब देखो इंसॉल्वेंसी भी एक स्पेसिफाइड इवेंट है और वो अनसर्टेन भी है, कब कौन इंसॉल्वेंट हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये है कि बट ये ये वाला आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे तब प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी वापस। ठीक है, या आपका जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा या डिटरमाइन हो जाएगा। या दूसरा, ये आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपने अगर इस चीज को एलिनेट करने की प्रॉपर्टी को कोशिश करी तो फिर आपका जो राइट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये तो एक तरीके से वही होगा कि भैया आपने एब्सोल्यूट ट्रांसफर लगा दिया कि भैया आपने इसको बेच नहीं सकते। तो देखो यही है कि कंडीशन इज, ये तो मैंने तुमको समझा ही दिया कि भैया कंडीशन 31 में है कि इस इवेंट के बाद अगर ये इवेंट हो गया तो ये जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे उसने बोला कि भैया काट नहीं सकते पेड़, उसने काट दिया, ट्रांसफर सीज हो गया, तो ये कंडीशन ये ऐसी वैलिड हो गई। बट ये सब्जेक्ट टू है सेक्शन 12। अब देखो ये ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन बना सकते हो आप जो वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ इलीगल के भी बोल दोगे तो वो इलीगल वाली चीज, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से तो गवर्न रहेगा ही ये। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब देखो ए ने बी को ट्रांसफर करा इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें ये बोला कि आप या तो आप इंसॉल्वेंट हो गए या आपने इसको ट्राई करा
सेल करने का। एलिनेट का मतलब बेसिकली सेल करना ही होता है। तो फिर आपका जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा। ये कंडीशन नहीं अलाउड है, ये सेक्शन 12 ने बोल दिया है। ठीक है। तो अब इसका भी वही एक्सेप्शन है, बेनिफिट ऑफ लेसर, कि भैया लेसर बोल सकता है कि भैया आप इसको जो बेच नहीं सकते, ठीक है, वो सब लेट नहीं कर सकते। एलिनेट ही करता है ना वो अपने से, लेसर के पास जो राइट है, लेसर के पास राइट है एंजॉय का, और वो उस राइट को एंजॉय करने का राइट जो है एलिनेट कर देता है कि लो भैया मेरी जगह कोई और करेगा, तो वो नहीं कर सकते। तो वो वाला जो है इसका एक्सेप्शन है। ठीक है। अब फिर आते 11 पे। 11 में दिया हुआ है रेस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट, कि भैया आप रेस्ट्रेन कर रहे हो किसी का एंजॉयमेंट। रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, कि आप कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो जो आपने इंटरेस्ट बनाया है उसी के ही आड़े आ रही है वो। ठीक है। कि जैसे वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एन पर्सन। ये पहली चीज इसमें कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपने कोई ट्रांसफर करा है जिसमें एब्सोल्यूट आपने वो जो भी इंटरेस्ट दिया है, जैसे अगर घर बेच दिया है तो घर पूरा उसका हो गया है, अगर आपने घर लीज पे दिया है तो एंजॉयमेंट का राइट आपने एब्सोल्युटली दिया उसको। तो ये है। ठीक है। बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन ए पर्टिकुलर मैनर। आपने ये बताया कि बट भैया आप ऐसे ही करोगे, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव ऑफ डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच कंडीशन। ठीक है। अब जैसे देखो कि आपने मान के चलो ये बोल दिया, आपने क्या करा कि भैया एक घर है, ठीक है, और आपने वो लीज पे दे दिया। अब आपने उसमें कंडीशन ये लगा दी कि भैया आप जो है ना इस घर को सुबह 8 बजे ही छोड़ के जाओगे, सुबह 8 बजे से पहले नहीं जा सकते, और शाम को जो है आपको 6 बजे से पहले आना पड़ेगा घर में, उसके बाद नहीं आ सकते। आपने लीज करा है ये। ठीक है। तो ये आप एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली होना चाहिए बट वो लीज जो आपकी है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, फिर सामने वाला बंदा ऐसे ट्रीट करेगा जैसे ऐसी कोई कंडीशन थी ही नहीं। ठीक है। तो ये इसमें सिंपल सा है कि भैया आपने उसको बता दिया। अब इसमें यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए, जैसे आपने सेल कर दिया या गिफ्ट कर दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। अब ये रिमेंबर ट्रांसफर फॉर लाइफ इज ए लिमिटेड ट्रांसफर। अब आपने किसी को ट्रांसफर अगर लाइफ के लिए करा है ना, तो वो लिमिटेड है ट्रांसफर। ठीक है। तो अच्छा, ये लीज वाले में वैसे नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि लीज जो है ना एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें वो सारी राइट्स उसके पास नहीं जाएंगी। ठीक है। तो वो लीज में नहीं लगेगा, लीज में थोड़े कंडीशंस लग सकते हैं कि इस तरीके से यूज करना है, क्योंकि घर तोड़ना नहीं है, वो वाली चीजें भी उसमें आ जाती हैं। तो ये लीज में लगेगा नहीं। तो ये एब्सोल्युटली है कि भैया आपने ट्रांसफर पूरा ही बेच दिया, अब आपके पास कुछ नहीं है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट, अब वो पूरा राइट सामने वाले के पास ही है। अब बट इसमें देखो, इसमें ये है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial of enjoyment of another piece of such property. Nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transfer may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. देखो, अब ये है कि आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके दो मतलब दो हिस्से हैं। ठीक है। आपने एक हिस्से के बारे में ये बोला है कि भैया ये आप नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास जो दूसरा हिस्सा है उसको एंजॉय करने में ये जो है इसके लिए जरूरी है, तो वो राइट आप एनफोर्स करवा सकते हो। ठीक है। तो देखो यही है कि एक पार्ट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए दूसरा पार्ट, अब ये है ना कि मान के चलो कि भैया अब आपके यहाँ पे आपके आपको एक हिस्सा बेचा है जिसकी वजह से कि आपके बराबर में एक और हिस्सा है। ठीक है। तो अब वो हुआ कि आपने क्या करा, आपको ये बोला है कि भैया आप जो है ना यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि उस सामने वाले की धूप रोक दो आप पूरी की पूरी, आप कुछ ऐसा रास्ता अड़ा दो कि अब धूप उस तरफ से ही आती है सिर्फ। अब तुमने क्या करा, तुमने उसमें बीच में कुछ अड़ा दिया जिससे सामने वाला जो दूसरा एंजॉयमेंट था, जो दूसरी पार्ट था उस प्रॉपर्टी का, उसमें धूप आ ही नहीं रही है अब। ठीक है। तो आप उसको आप एनफोर्स करवा सकते हो। ठीक है। अब देखो इसका एक और एक्सेप्शन है, सेक्शन 40। ठीक है। इस सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है ये। एक तो एक्सेप्शन यही हो गया कि भैया आपने अगर कोई ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसको सिक्योर करने के लिए आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है तो आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो। अब इसका दूसरा राइट जो है, दूसरा एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 40 में है। सेक्शन 40 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। देखो, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। ठीक है। अब ये है कि भैया
ये वेयर फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है ये सेक्शन, ठीक है। ए थर्ड पर्सन हैज independently of any interest in the immovable property of another or of any in easement thereon, a right to restrain the enjoyment in a property particular manner of the later property own or for the obligation annexed to ownership but not amounting to interest or easement, where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of contract and annexed to the ownership of immovable property but not amounting to an interest therein or easement thereon. Such right or obligation may be enforced against a transferee with notice thereof, or a gratuitous transferee of the property affected thereby, but not against a transferee for the consideration and without notice of right or obligation, nor against such property in his hands. अब देखो इसको मैं समझाता हूँ तुमको ऐसे बेसिक तोड़ के। सबसे पहला है कि आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करा है, ये इस केस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब ये है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है वो, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड है, या फिर ओनरशिप के साथ साथ वो और है, और नेगेटिव कोवेनेंट है वो कोई। देखो अब यहाँ पे फिर आप उसको दो लोगों के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो, ट्रांसफरी विद नोटिस और ग्रेटिट्यूस ट्रांसफरी। ये देखो इसमें क्या है कि आपने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, तो फिर वो उसको बाद में एनफोर्स, अब उसके साथ कुछ एक चीज अटैच चली आ रही है, कुछ एक कोवेनेंट है, कुछ एक रेस्ट्रिक्शन है जो उस प्रॉपर्टी के साथ चली हुई आ रही है पहले से, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ताकि जिसका क्या है, क्योंकि उससे बाकी जो बेनिफिशियल यूज हो रहा है बाकी प्रॉपर्टीज का, वो जरूरी है उसके लिए कि ये चीज आप ना करो, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन जो है, आप किसी ऐसी ट्रांसफरी को बाद में बेचते हो जिसको नोटिस है, जिसने पैसा दिया है, बट उसको नोटिस होना चाहिए उस चीज का। और ग्रेटिट्यूस ग्रेटिट्यूस ट्रांसफरी जो है, जिसने पैसा कुछ नहीं दिया, जिसको आपने बस ऐसे ही दे दिया है गिफ्ट में, ठीक है, तो उसको चाहे फिर नोटिस है या नहीं है, उस पर दोनों टाइम में तो आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो। अब देखो जैसे इसमें एग्जांपल है, अब देखो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ, कोवेनेंट्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है पर्सनल, ठीक है, और एक होती है रनिंग विद द लैंड। कि भैया देखो पर्सनल में क्या हो गया, ए ने बी को ट्रांसफर करा, बी ने सी को, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी कि कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इन पार्क या मेंटेन द पार्क, ठीक है। अब दो कंडीशन लगा दी कि भैया पार्क में आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और जो मेंटेन करना है आपको, पार्क जो है मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो ये पहली कंडीशन है, ठीक है, ये भैया अब ये क्योंकि देखो नेगेटिव है, नेगेटिव कंडीशन ही चलती आएगी जो पर्सनल वाली है, पॉजिटिव नहीं चलेगी। तो ऑन फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन सी एंड नॉट बोथ, ठीक है। तो ये हो गई। और दूसरी यह एक तरीके की होती है रनिंग विद द लैंड फॉर द पर्सन रिगार्डिंग लैंड, ठीक है, कि वो लैंड से रिलेटेड होती है, ठीक है, पर्सनल नहीं है। तो देखो जो पर्सनल है वो तो जाती नहीं आगे, ये चीज है। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो पार्क वाली है, ये कंडीशन लैंड के साथ है कि भैया आप जो पार्क पे है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सी पे भी लग जाएगी फिर, बट सी को नोटिस होना चाहिए कि भैया ऐसी कोई कंडीशन है भी, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप फिर उसको एनफोर्स करवा सकते हो सी के अगेंस्ट में भी। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ एक बार। ये काफी ट्रिक ऐसा हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या? कोविनेंट समझ आ गया क्या होता है, कैसे चलता है आगे? समझ आया नहीं? आ गया ना? तो सिंपल सा यही है कि देखो नेगेटिव कोविनेंट होनी चाहिए, और वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होने चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। और फिर वो है कि फिर आप उसको एनफोर्स करवा सकते हो, बट किसके अगेंस्ट करवा सकते हो? ऐसे आदमी के अगेंस्ट जिसने पैसा दिया है, बट उसको पता होना चाहिए कि भाई ये जो कंडीशन थी ये चली आ रही थी इसके साथ, बट और दूसरा जिसने पैसा नहीं दिया है, तो फिर उसको फिर पता था या नहीं पता था, फिर भी उसके अगेंस्ट आप एनफोर्स करवा ही सकते हो, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा, ये रूल है सिंपल, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। अब अनबोर्न चाइल्ड आता है। मेरे को लग रहा है से आज के लिए इतना है, सही है, क्योंकि वरना तो ये बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा।
अनबोर्न चाइल्ड अगर मैंने इसके साथ ही शुरू कर दिया तो फिर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी चीज़ों में इनमें। तो ये आज इतना ही रखते हैं। ये अनबोर्न चाइल्ड वाले रूल्स जो है ना ये कल करेंगे, इसमें कल पूरा अनबोर्न चाइल्ड वाला आ जाएगा फिर। हाँ इतना ही सही है आज के लिए, है ना। इस वाले में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। बेयर एक्ट में कुछ डाउट हो या कुछ ऐसा हो। चलो सही है, बढ़िया। कुछ और पुराने पुराने में किसी को कोई डाउट हो। कौन जीत गया वैसे आज? भाई सीएसके जीती होगी यार। सही है भाई, रोहित शर्मा ने तो शतक भी मार दिया फिर भी हार गए आज तो।